माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन जो आपका चल रहा है चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर मदन मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 2022-23। फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ₹80,000, एक्चुअल रेंट रिसीव ₹72,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ₹50,000, स्टैंडर्ड रेंट ₹60,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 20%, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 18,000। आंसर लास्ट में आएगा 25,200। चलिए बच्चों, सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक वर्किंग नोट समझाता हूँ। वर्किंग नोट ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी होती है जीएबी की, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएबी। तो इसमें हम करते क्या है, ये तीनों किराए हैं ना बेटा, उनको पास पर रखते हैं। जैसे आपका दे रखा है फेयर रेंट, वो आपका दे रखा है 80,000 रुपये। दूसरे नंबर पे एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल में उसने कमाई क्या करी, तो एक्चुअल रेंट दे रखा है बच्चों आपका 72,000। फिर थर्ड नंबर पे आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ये आपकी दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है 50,000। तो ये हमारा जब एक्ट लागू नहीं होता, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता, और उस केस में हम तीनों किराए में जो बड़ा किराया होता है वो लेते हैं। तो बच्चों इन तीनों किराए में देखिए सबसे बड़ा किराया कौन सा है, सबसे बड़ा किराया है फेयर रेंट। तो उसको एक हथेली पर रख लेंगे। सपोज करो एक हथेली पे हमने रख लिया 80,000। अब जी स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट देने का ही मतलब ये कि मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, तो दूसरी हथेली पे हम लोग इसको रख लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट को। तो स्टैंडर्ड रेंट हमने दूसरी हथेली पर रख लिया, मान लो 60,000। जैसे इन दोनों को पास पर रख लें तो इनमें देखते हैं कम कौन है, इन दोनों में कम कौन है, तो इन दोनों में कम है बच्चों 60,000 जो कि स्टैंडर्ड रेंट है। तो हम लिखेंगे GAB बराबर ₹60,000। तो कायदे में 60,000 से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन नियम क्या कहता है कि दोनों किराए में जो कम है उसको लीजिए। तो दोनों में तो 60 है, लेकिन जिस अधिक वाले किराए को छोड़ रहे हैं कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं, यदि वो एक्चुअल रेंट हुआ तो जिस 80,000 वाले को छोड़ रहे हैं तो फिर उसे ही लेते हैं। तो फेयर रेंट है बेटा वो, तो उसको छोड़ा जा सकता है, फेयर रेंट नहीं। अगर ये एक्चुअल रेंट होता तो इसे लेते, लेकिन लिखते लिखते लास्ट में हम एक चीज़ चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन शुरू कर रहे होंगे तो उस वक्त लिख रहे होंगे GAB 60, तो रुक के सोचेंगे कि कहीं इससे 60,000 से ज़्यादा तो नहीं है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे 72,000 दे रखा है तो ये तो ज़्यादा निकला, तो फिर बेटा उस केस में आप इसको छोड़ेंगे नहीं, 72,000 को लेंगे। वो क्यों लेते हैं, कारण समझो कि भारत सरकार ने मान लो कहीं रेंट को कंट्रोल कर दिया है कितना, 60,000। इससे ज़्यादा किसी भी मकान मालिक को अपने किराएदार से नहीं लेना चाहिए, परंतु किया क्या कि मकान मालिक ने उससे 72,000 ले लिए। तो उन्होंने डांट लगाई मकान मालिक ने, भारत सरकार ने, कि भाई जब हमने रेंट को कंट्रोल कर रखा है सिटी में, तो आपकी हिम्मत कैसे पड़ी 72,000 रुपये लेने की। सो गवर्नमेंट के सामने कैसा अनविज्ञा बन जाए, गवर्नमेंट हम नहीं जानते, भारत सरकार हम नहीं जानते, हम तो अभी हरियाणा में बिहार में इधर उधर मकान बेच के आए हैं और हमने इस बड़ी सिटी में दिल्ली में मकान बना लिया, हमें नहीं पता थी कि यहाँ कोई ऐसा नियम है। तो सरकार कहती है अच्छा तुझसे गलती हुई है, तूने ये किराया गलती से ज़्यादा प्राप्त कर लिया 72, बोले हाँ। फिर गवर्नमेंट किराएदार पर डांट लगाती है कि भाई हमने तुम्हारे फेवर के लिए हमने रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया है कि किसी को भी इससे ज़्यादा किराया नहीं देना, फिर आपने क्यों दे दिया 72 से ज़्यादा। तो वो भी अनभिक्षा बनता है, गवर्नमेंट मुझे नहीं बताती कि यहाँ कोई ऐसा नियम है। तो मैं तो अभी तमिलनाडु से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ दिल्ली, तो मैंने यहाँ पर मकान ले लिया इतने में। तो कहते हैं अच्छा, मतलब किराएदार ने गलती से भर दिया और मकान मालिक ने गलती से ले लिया। दोनों में डांट लगा के कहती है कि भाई अगली बार ध्यान रखना कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, किसी भी केस में 60,000 से इस स्पेस का एक नाप तोल होती है, इतने बाई इतने का स्पेस का, आप 60,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ठीक है अगली साल ध्यान रखना, पर क्योंकि अब तुमने गलती से 72,000 की कमाई कर ली है, तो फिर गवर्नमेंट मूर्ख थोड़ी कि अपने नियम में तो गवर्नमेंट फंस जाए। भाई खुद ने नियम बनाए हैं 60,000 के और खुद ही फंस जाए, तो गवर्नमेंट इस ऐसे में करती क्या है
कहती है कि भाई हमने बेशक 60,000 का नियम बनाया, लेकिन आपने गलती से क्योंकि 72 कमा लिए हैं तो इनकम टैक्स है, तो इनकम तो टैक्स आपको इनकम पे देना पड़ेगा। तो उस केस में बेटे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको ₹72,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक तो ये बात समझनी थी, मैं क्वेश्चन को शुरू करूँगा तो 72,000 से करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स पेड जो है 20% बोला है, अब परसेंट में बोला है, तो बेटा परसेंट में जब भी बोलेगा तो ये नहीं कि आप फेयर रेंट पर निकालें, एक्चुअल रेंट पर निकालें, स्टैंडर्ड पर, कुछ नहीं कहा, वो क्वेश्चन में साइलेंट है। तो बेटा अपने बाप पे निकालते हैं। जैसे म्युनिसिपल टैक्स, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, म्युनिसिपल टैक्स और म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसका बाप है, तो बाप से ही तो पैसे मांगेगा किसी काम के लिए, तो अपने बाप पर, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर टैक्स निकलता है। हाँ वो बात दूसरी, ये उसके मामा हैं, फेयर रेंट मामा हैं, ये एक्चुअल रेंट उसके चाचा हैं, और स्टैंडर्ड रेंट उसके फूफा जी हैं लड़के के म्युनिसिपल टैक्स के। हाँ वो बात दूसरी, के किसी के पापा नहीं है और उसको मान लो उसके मामा जी, फूफा जी, ताऊ जी कोई पढ़ा रहे हैं तो फीस के पैसे उनसे मांगेगा। या मान लो कभी कभी होता क्या है, पापा भी जिंदा हैं पर पापा इतनी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं कि उनको खुद पैसे की जरूरत पड़ती है, मम्मी के पैसे छीन छीन के लेके भाग जाते हैं। तो बताइए फिर ऐसे केस में फिर बच्चा क्या करे, कि उसको पता बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए पैसा मांग रहा है, बाप अपनी दारू के लिए पैसा मांग रहा है, तो बाप तो पढ़ाता नहीं है, उनको कोई ना कोई चाचा, ताऊ, मामा, फूफा ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं। तो उस केस में हम करते क्या है कि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन स्टैंडर्ड रेंट, जो भी स्थिति दे रखी है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स 20% का है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप म्युनिसिपल टैक्स एमटी जो निकालेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों देखना कितने रुपए है, 50,000, तो 50,000 का 20% निकालेंगे तो वो 10,000 रुपये आ जाएगा। ये केवल समझने के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और देखिएगा इसको। बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए और बनाऊँ। चलिए मैं सॉल्व करूँ, इसको आप लोग जब तक नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से शुरुआत होती है इसकी, तो लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है पूरी बात का? ग्रॉस माने अमूमन मोटा मोटा, एनुअल माने पूरे साल में, और वैल्यू माने क्या कमाई कर ली है। तो अभी कंपेयर करने पर हमने बात करी थी कि 72,000 रुपये एक्चुअल रेंट बढ़ा है, उसको ही लेंगे। लेस म्युनिसिपल टैक्स, लेस मुनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर बेटा उसी केस में घटता है जो साक्षात ओनर ने पेड किया है। तो ओनर ने पेड किया है, तो देखिए आप लोग म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था 50,000, उसका 20% पेड किया है, तो 20% आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 20% 10,000 रुपये। आप इसको लेस कर दीजिए तो आपकी कमाई आ गई बेटे, एनुअल वैल्यू सालाना उसकी कमाई हो गई 62,000, 62,000, इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू। अच्छा ये एनुअल वैल्यू जो आती है इसमें से दो डिडक्शन दी जाती हैं बेटे, लेस डिडक्शन कटौतियाँ, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड B। धारा ए और बी में दो कटौतियाँ दी जाती हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लिखते हैं ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। बच्चों एनुअल वैल्यू का 30% देते हैं, चाहे गवर्नमेंट कहती है आपने खर्चा कम किया हो, ज़्यादा किया हो, बिल्कुल नहीं किया हो, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो जितनी आपने कमाई करी है साल भर में उसका 30% ले लीजिए। नहीं तो अगर उनसे पूछते हैं ना, जैसे मकान की लिपाई पुताई, रंगाई, रंग रोगन, मरम्मत, टूट फूट, बीमा, जो भी मकान से संबंधित खर्चा हो वो सभी डिडक्शंस इसके अंदर आती हैं। किसी ज़माने में 8 डिडक्शन हुआ करती थी, वो सबको अलग अलग लिखना पड़ता था, उनमें से 7 डिडक्शन एक साथ, इसमें 7 डिडक्शन को कंसोलिडेटेड कर दिया है। एक डिडक्शन रह गई है बी पॉइंट पे, इंटरेस्ट लोन, वो अलग चलती है। तो बच्चों ज़रा देखिए, अभी 62,000 आपका आया है, तो 62,000 आपका एनुअल वैल्यू है, तो 62,000 का आप लोग निकालिए 30%, तो देखो 10% तो 6,200 हो जाएगा, 3 गुना कर दो, 6 18, और 200 को 3 गुना करेंगे तो 600, 18,600। बी नंबर पर डिडक्शन मिलती है वो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, कि यदि आपने मकान बनवाने के लिए कर्ज लिया है तो उसकी इंटरेस्ट को घटा सकते हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, पेड हो डी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता,
आपको करंट ईयर के दौरान ये डिडक्शन मिलेगी। तो जरा देखना क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बच्चों, सबसे लास्ट में 18,000 रुपये दिए, देख पा रहे हैं आप, तो वो ले लेंगे। दोनों डिडक्शंस को अगर एक साथ जोड़ के घटाएं, 18 दूनी 36, 36,600, तो आप लोग ऊपर से बेटे 62,000 रुपये की जो इनकम है, उस 62,000 में से अगर इसको आप घटाएंगे तो यहाँ रह गए बेटे 5 और ये 2, 25,400। और आंसर के आगे दूर से क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान को किराए पर उठाने से आपकी साल भर में क्या कमाई हुई, 25,400। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों आप क्वेश्चन को नोट कर लो और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे वीडियो मुझे आपके लिए और बनानी चाहिए।